नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम मिनिमम वेजेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मिनिमम वेजेज स्टेचुरी है और सभी एम्प्लॉयर को मिनिमम वेजेज देना है। और जो मैं मिनिमम वेजेज के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ, ये सभी एचआर प्रोफेशनल्स, एचआर ऑफिसर, पर्सनल मैनेजमेंट के विद्यार्थी और यूपीएससी में लेबर डिपार्टमेंट में तैयारी करने वाले के लिए लाभकारी रहेगा। ये मिनिमम वेजेस का क्यों क्यों कॉन्सेप्ट आया है? मिनिमम वेजेस जो है ये संसार के अधिकांश देशों में लागू है। ये विकसित देशों में भी लागू है, यूरोपियन कंट्री में भी लागू है। मिनिमम वेजेस के माध्यम से ये तय किया जाता है कि इतना मजदूरी तो मिलना ही मिलना है, इससे कम आप नहीं दे सकते। अगर इससे कम आप दीजिएगा तो आपके खिलाफ स्टेट, मतलब कि भारत सरकार या राज्य सरकार संबंधित के अधिकारी या कोर्ट के माध्यम से आपके सजा मिलेगी आपको, क्योंकि मिनिमम वेजेज स्टेचुरी है, आपको देना ही देना है। तो आज हम मिनिमम वेजेज क्या है, ये कैसे तय होता है और मिनिमम वेजेज से क्या फायदा है। मिनिमम वेजेज जो है इनइक्वलिटी और पॉवर्टी को घटाता है। ये पे गैप, जो महिला और पुरुष में जो असमानता है मजदूरी का रेट में, उसको भी घटाता है। ये कम वेज जो हम देते हैं गरीब मजदूरों को, उसके अगेंस्ट में ये उनको प्रोटेक्ट करता है। मिनिमम वेजेस वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट करता है और ये इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की और भी वर्कर वर्किंग क्लास को ले जाता है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, अभी वेज कोड बनाया जा रहा है और नजदीक भविष्य में लागू होने की संभावना है। तो उसमें जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसको और सिंप्लीफाइड किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि आईएलओ ने मिनिमम वेजेस के बारे में क्या बताया है। आईएलओ के अनुसार मिनिमम वेजेस क्या है, क्योंकि आईएलओ जो है वो मजदूर से संबंधित ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करती है। आईएलओ ने डिफाइन किया है मिनिमम वेजेस को, द कंसेप्ट ऑफ ए मिनिमम वेजेस एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन that an employer is required to pay wage earner for the work performed during a given period, which can't be reduced by collective agreement or an individual contract. This means that minimum wages must have the force of law. कुछ कंट्री में मिनिमम वेजेज स्टेचुरी है, कुछ में निगोशिएशन के द्वारा भी है, लेकिन अधिकांश देश में स्टेचुरी है। तो ये अपने इंडिया में अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 48 शेड्यूल इम्प्लायमेंट है जिसमें मिनिमम वेजेस पे है, और स्टेट गवर्नमेंट में टोटल अगर हम करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट में 1915 ऑक्यूपेशनल मिनिमम वेजेज रेट है, जो डिफरेंट स्टेट में है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में बताया गया है। जो वेज कोड लागू होगा उसमें इनका संख्या कम से कम 4 हो जाएगा और अधिक से अधिक 12 हो जाएगा। लेकिन अभी इतना ज्यादा वो सिविल एम्प्लॉयमेंट के कारण मिनिमम वेजेस
का इतना रेट है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब हम वेज कोड में देखते हैं कि मिनिमम वेजेज के बारे में क्या बताया गया है। वेज कोड में सेक्शन 6 में बताया गया है, सेक्शन 8 में बताया गया है मिनिमम वेजेज के बारे में। डिफिनीशन में दिया गया है कि मिनिमम वेजेज का मतलब है कि मिनिमम वेजेज द वेज फिक्स्ड अंडर सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 में बताया गया है कि मिनिमम वेजेज जो है ये subject to the provision of section 9, the appropriate government shall fix minimum rate of wages payable to employee in accordance with the provision of section 8। इसमें फॉर टाइम वर्क है, फॉर पीस वर्क है, टाइम वर्क के आधार पर भी मिनिमम वेजेज फिक्स होगा। नॉर्मली 8 आवर के लिए फिक्स होता है। पीस वर्क जहां लागू है वहां पीस वर्क के हिसाब से भी मिनिमम वेजेज फिक्स होगा। ये मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑन टाइम वर्क बेसिस में भी फिक्स इन अकॉर्डेंस विथ बाय द आवर, बाय द डे, बाय द मंथ, महीने के अनुसार, घंटे के अनुसार और दिन के अनुसार। और मिनिमम वेजेज फिक्स करने में जो मजदूरों का 4 कैटेगरी है, स्किल है, हाईली स्किल है, सेमी स्किल है, अनस्किल है, इसको भी ध्यान रखा जाएगा। और इनकी इन एडिशन मिनिमम वेजेज फिक्स करने में जो काम का कठिनाई है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, तापमान, हैजार्डस ऑक्यूपेशन, जो खतरनाक पेशा है, इसमें मिनिमम वेजेज ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हैजार्ड ज्यादा है। तो इसको भी सरकार ध्यान में रखेगी मिनिमम वेजेज फिक्स करने में। और सरकार ये कोशिश करेगी कि कम से कम मिनिमम वेजेज का कैटेगरी हो। तो ये जो सरकार जो फिक्स करेगी, दो प्रोसेस से फिक्स करेगी। एक तो कमिटी बनाएगी, अपॉइंट एज मेनी कमिटी एज इट कंसीडर नेसेसरी, ये सेक्शन 8 में है, एंड रिकमेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिवीजन एज द केस में। और जिसमें है जो कमिटी बनाएगी सरकार, उसमें एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और उसमें उतना ही एम्प्लॉय के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 रहेंगे। और नोटिफिकेशन के द्वारा भी मिनिमम वेजेस तय किया जाएगा बाय गवर्नमेंट, बाय नोटिफिकेशन publish its proposal for the information of person likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of the notification on which the proposal shall be taken into consideration। तो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि इतना मिनिमम वेजेस बढ़ाया जा रहा है, जो स्टेक होल्डर है वो अपना कमेंट्स देंगे और 2 महीना के बाद गवर्नमेंट द्वारा बताया जाएगा कि 2 महीना के बाद हम ये रेट लागू करेंगे। सेक्शन 9 में फ्लोर लेवल वेजेज की बात है जो कि वेज कोड में है कि सरकार नेशनल लेवल फ्लोर वेज तय करेगी और उससे कम आप नहीं दे सकते। तो ये जो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वेज कोड जो नया बनाया गया है उसमें सेम वर्क को ज्यादा परिभाषित किया गया है कि सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर मींस वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम। अगर ये सब कुछ सेम है, सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर, इसमें स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चारों सेम है, तो मैन और वुमेन में या कोई जेंडर में आप वेतन का अंतर नहीं कर सकते। तो सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर का यहाँ बताया गया है
डिफिनीशन में, सेम वर्क और वर्क ऑफ ए सिमिलर नेचर मीन्स वर्क in respect of which the skill, effort, experience and responsibility required are the same when performed under similar working condition by employee, and the difference, if any, between the skill, effort, experience and responsibility required for employee of any gender are not of practical importance in relation to the item and condition of employment. तो हम बहुत ब्रीफ में जो वेज कोड एंड मिनिमम वेजेज एक्ट में चेंजिंग किया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें है कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को जो मिनिमम वेजेज एक्ट में था उसको हटा दिया गया है। अब जो है केवल इसको यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया गया, ये सभी वर्करों पर ये लागू कर दिया गया। और भी जो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में जो है एक डिस्क्वालिफिकेशन में कन्विक्शन फॉर सेक्सुअल हेरासमेंट को भी जोड़ा गया है। और टाइम लिमिट फॉर बोनस पेमेंट के लिए है कि बोनस पेमेंट के लिए है सेक्शन 39 में कि ऑल अमाउंट पेबल टू एन एम्प्लॉय बाय वे ऑफ बोनस अंडर द कोड शैल बी पेड बाय क्रेडिटिंग इनटू द बैंक अकाउंट बाय द एम्प्लॉय। तो अब एम्प्लॉयर को जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना होगा बोनस का पैसा विद इन ए पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। और फिर पनिशमेंट में भी चेंज किया गया है। तो ये और हम कुछ डिस्कस करेंगे कि मेन मेन चेंजेस क्या क्या किया गया, तो उसके बारे में भी आपको हम एक ब्रीफ बनाते हैं जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि पहले अर्लियर प्रोविजन क्या था और कोड ऑफ वेजेज में क्या प्रोविजन है। ये जो नया है आपका कोड ऑफ वेजेस, इसमें ये सब पर लागू कर दिया गया है। जैसा कि हम पहले बोले कि यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है, और पहले मिनिमम वेजेज एक्ट में केवल शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पर लागू था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल फ्लोर लेवल रेट तय करेगा, उससे कम मिनिमम वेजेज स्टेट गवर्नमेंट नहीं तय कर सकती है। अब ये जो क्लेम दाखिल होता था, किसी को लेस पेमेंट मिलता था, तो वो रीजनल लेबर कमिश्नर के यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लेम दाखिल होता था। स्टेट गवर्नमेंट में कहीं ज्वाइंट लेबर कमिश्नर के यहाँ दाखिल होता है, कहीं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के यहाँ दाखिल होता है। तो उसमें क्या था कि पहले क्या था कि 6 महीना के अंदर आपको क्लेम दाखिल करना है। अब जो है इसमें वेज कोड में इसको बढ़ा के कर दिया गया, 3 साल के अंदर आपको कम पेमेंट दिया जाता है तो आप क्लेम दाखिल दाखिल कर सकते हैं। और ये क्लेम जो है तो उसमें लिमिटेशन बढ़ा दिया गया 3 साल। और इसमें पहले क्या था, एक लिमिट था पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का, था कि आपको अगर डिलीट पेमेंट हुआ है, अनऑथराइज्ड डिडक्शन हुआ है, तो आपको अगर 24,000 रुपया मिलता है तभी आप लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं। और इससे अगर ज्यादा मिलता है तो फिर लेबर कमिश्नर के पास आपको जाना नहीं है। अगर नॉन पेमेंट का इशू, डिलीट पेमेंट का इशू और अनऑथराइज्ड डिडक्शन का इशू, आप कोई भी इवन की मैनेजरियल एम्प्लॉय भी जा सकते हैं। अगर उनको वेज पेमेंट का कोई इशू है तो वो लेबर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि इसको यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है। अकाउंटिंग ईयर में वेज कोड में 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच में रखा गया है। पहले मिनिमम वेजेज एक्ट में क्या था कि कोई ये जरूरत नहीं था, इट कुड बी चेंज्ड बाय द एम्प्लॉयर, बट अभी एकदम फिक्स कर दिया गया है।
अभी क्या है कि वेज कोड के अंतर्गत पेमेंट ऑफ बोनस का भुगतान होगा आपको खाते में पेमेंट करके। पहले ऐसा नहीं था। वेज कोड में दिया गया है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तभी भी आपको 8.33% तो बोनस पेमेंट करना ही है। ऐसा कोई भी प्रोविजन पहले नहीं था। अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपका डिस्प्यूट अगर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में है तब भी आपको मिनिमम बोनस तो पे करना ही है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसा हम चर्चा किए हैं उसको थोड़ा एक्सप्लिसिट कर दिया गया है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मैन एंड वीमेन के बीच में या जेंडर, जेंडर सब न्यूट्रलिटी है, मैन एंड वीमेन नहीं, थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है कि कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिक्रूटमेंट ट्रांसफर एंड प्रमोशन में नहीं होना चाहिए। पहले मिनिमम वेजेज एक्ट या जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है उसमें इतना क्लियर नहीं था। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में इतना एक्सप्लिसिट नहीं था। अब वेब बेस्ड इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन का जुडिडिक्शन जो है वो पोर्टल के माध्यम से होगा, स्वयं सुविधा पोर्टल के माध्यम से, कोई फिक्स जुडिडिक्शन नहीं रहेगा। और पहले क्या था कि इंस्पेक्टर एक एरिया वाइज अपॉइंट होते थे। कोड ऑन वेजेज में 2 रजिस्टर ही रिक्वायर्ड है, एक रिटर्न ही फाइल करना है। और पहले जो ये 4 एक्ट थे जो वेज कोड में सबस्यूम किए गए हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इसमें 10 रजिस्टर थे और 4 रिटर्न थे। तो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है। तो इस प्रकार से हम मिनिमम वेजेस के बारे में, मेन हमारा चर्चा था कि मिनिमम वेजेस क्या है और क्यों देना है। मिनिमम वेजेस स्टेचुरी राइट है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इसको राइट टू लाइफ से जोड़ा है। कई डिसीजन में बताया गया है कि आपको मिनिमम वेजेस तो देना ही देना है और ये जीवन के अधिकार से भी संबंधित है। तो इसके बारे में केस लॉ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आप जीवन के अधिकार और मिनिमम वेजेस के बीच में क्या आपका रिलेशन बनाइएगा। अपने संविधान में भी आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, हमने मिनिमम वेजेस के बारे में इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आपके जानकारी बढ़ाने में यह सफल हुआ होगा, ये जो वीडियो मैंने प्रयास किया। ऐसा लीगल अवेयरनेस मैं करता रहूंगा और आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube के लिंक को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो लेबर एक्ट के संबंधित वीडियो है वो हम आपसे शेयर करूं। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।